BTTH, From Genius to Invincible Chapter 11 Flame Splitting Tsunami वेब नॉवल। श्याओ यान पालती मारकर आंखें बंद करके बैठ गया और खुद को अपनी सर्वोत्तम स्थिति में लाने के लिए धीरे धीरे सांसें लेने लगा। वह 10 साल की उम्र से ही रसायन शास्त्र की तकनीकें सीख रहा था। उसे प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली बनाने में 3 साल से अधिक का समय लगा था और पिछले 1 साल में वह द्वितीय श्रेणी की गोली नहीं बना पाया था। हालांकि इस बार उसे पूरा भरोसा था कि वह 2 से 3 महीनों के भीतर द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली बना लेगा। अब उसकी डोउची में अस्थिशीरक ज्वाला का एक अंश समाहित था। इससे औषधीय गोलियों की शुद्धिकरण प्रक्रिया में काफ़ी तेजी आएगी। उसके दिमाग में बार बार पिछली रात हुनहुजी द्वारा गोली बनाने का दृश्य घूम रहा था। हालांकि यह दृश्य कुछ ही सेकंड तक चला, लेकिन उन कुछ सेकंडों के लिए उसकी जान जोखिम में थी। प्रबल आध्यात्मिक शक्ति होने का लाभ यह था कि व्यक्ति की याददाश्त मजबूत होती थी। इससे सूक्ष्म विवरणों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना संभव हो जाता था। ये बात विशेष रूप से रसायन विद्या का अवलोकन करते समय सच थी, क्योंकि रसायन विद्या स्वयं आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती थी। उन कुछ सेकंडों को धीमा करके बार बार चलाया गया। ये किसी फिल्म को 10 गुना धीमी गति से देखने जैसा था, जिसमें एक भी बारीकी छूटने का डर नहीं था। आओ कोशिश करते हैं। श्याओ यान ने औषधीय कड़ाही के सामने अपने हाथ रखे, डोउची ज्वाला का एक गोला इकट्ठा किया और उसे कड़ाही में फेंक दिया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से डोउची ज्वाला की तीव्रता को नियंत्रित किया। विभिन्न औषधीय अवयवों को शुद्ध करने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती थी। अधिकांश औषधीय गोलियों के अवयवों को शुद्ध करने के बाद तुरंत एक साथ मिलाना पड़ता था। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बूम! तापमान बहुत अधिक था और औषधीय तत्व खराब हो गए। दोबारा बूम! शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान सामग्रियों की स्थिति पर नियंत्रण न होने के कारण समय से पहले ही मिश्रण हो गया और कड़ाही फट गई। दोबारा बूम! आध्यात्मिक शक्ति कमजोर पड़ गई। परिणामस्वरूप लौ को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सका, जिससे वह छलक गई और कड़ाही फट गई। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक शक्ति का क्षय हो गया। धत! मैं कल फिर कोशिश करूंगा। गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बिना श्याओ यान के पास अभ्यास करने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह और महीने दर महीने, हर दिन एक युवक इस एकांत गुफा में रसायन शास्त्र का अभ्यास करता और स्वयं को सिखाता था। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। एलिप्सिस ऑक्टेन ब्लास्ट। श्याओ यान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी गुफा की दीवार के सबसे गहरे हिस्से की ओर लक्षित की, अपने शरीर को मोड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार मुक्का मारा। बूम 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 बूम, बूम 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 बूम। ठोस चट्टान की परत 8 बार धंस गई। 8 परतों के बल से ऑक्टेन ब्लास्ट ने महारत का एक बड़ा स्तर हासिल कर लिया था। उन्होंने वास्तव में उच्च जुबान डो तकनीक को महारत के एक प्रमुख स्तर तक विकसित कर लिया था। ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। भले ही जियाओ यान चौथे सितारा डो प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी वह डो प्रैक्टिशनर के दायरे में ही था। यहाँ तक कि उसके पिता जियाओ ज़ान ने भी अभी लो जुबान डो तकनीक लान माउंटेन स्प्लिट में महारत का एक प्रमुख स्तर हासिल किया था। इसमें महारत हासिल करने में मुझे 11 साल लग गए। क्या मैं बहुत धीमा हूँ? अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये सुनता तो शायद खून की उल्टी कर देता। सामान्यतः उच्च जुबान श्रेणी की डो तकनीकें डो अभ्यासियों के लिए नहीं थीं। जियाओ यान तो पूरी तरह से अपने स्तर से परे अभ्यास करने वालों की श्रेणी में आता था। यदि ऑक्टेन ब्लास्ट एक विशेष तकनीक न होती, जिसके लिए डोची के बजाय शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वह इसका अभ्यास शुरू भी नहीं कर पाता। श्याओ यान ने अंधकार को दूर किया, अपना हाथ पोंछा और अपनी भंडारण अंगूठी से एक विशाल काला रूलर निकाला, हैवी जुबान रूलर, साथ ही एक डो तकनीक स्क्रॉल भी। गहरे काले रंग के रूलर की सतह पर कुछ अस्पष्ट और विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां हैंडल तक फैली हुई थीं और रूलर के लगभग हर हिस्से को ढक रही थीं। प्राचीन काले रंग के साथ मिलकर ये आकृतियां बेहद रहस्यमय लग रही थीं। अब मैं आखिरकार ज्वाला विभाजन सुनामी की शक्ति विकसित कर सकता हूँ। लोडी डो तकनीक ज्वाला विभाजन सुनामी लंबे समय से श्याओ यान की लालसा का विषय थी। यदि कोई इसमें महारत के उच्च स्तर तक विकास कर ले तो वह पहाड़ों को चीर सकता है, लहरों को तोड़ सकता है और अपने हाथ या पैर के एक इशारे से हजारों सैनिकों को चीर सकता है। शुरू में जियाओ यान वास्तव में ऑक्टेन ब्लास्ट के बजाय लो डी क्लास फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का अभ्यास करना पसंद करता था, क्योंकि ऑक्टेन ब्लास्ट की तरह ही फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी सीखने के लिए पूर्व शर्त साधना स्तर नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति थी। ज्वाला विभाजन सुनामी एक डो तकनीक थी जो डोची और शारीरिक शक्ति दोनों की पूरक थी। इसके अलावा ज्वाला विभाजन सुनामी का अभ्यास करने के लिए इसे भारी जुबान शासक के साथ जोड़ा जाना आवश्यक था, जिससे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त किया जा सकता था।
हालांकि समस्या ये थी कि 4 साल की उम्र में उसकी शारीरिक ताकत और स्थिति ऐसी थी कि वह हैवी जुबान रूलर को उठा भी नहीं सकता था, अभ्यास करना तो दूर की बात थी। इसलिए उसने पहले ऑक्टेन ब्लास्ट का अभ्यास करने का फैसला किया। जैसे ही शियाओ यान ने हैवी जुबान रूलर को मजबूती से पकड़ा, उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली दमन फैल गया। ये हैवी जुबान रूलर न केवल अत्यंत भारी था, बल्कि इसमें डोउची को दबाने की क्षमता भी थी। सामान्यतः जब कोई डो प्रैक्टिशनर कोई भारी वस्तु उठाता है, तो वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शरीर की कोशिकाओं को डोउची से भर देता है। हालांकि हैवी जुबान रूलर ने डोउची को दबा दिया, जिससे वस्तु को उठाना बेहद मुश्किल हो गया। जियाओ यान, जो अब एक 4 स्टार डो प्रैक्टिशनर थी, को जबरन दबाकर 1 स्टार डो प्रैक्टिशनर की ताकत तक पहुंचा दिया गया था। उठाना, वूश। विशालकाय हैवी जुबान रूलर एक विशाल काली लोहे की तलवार की तरह अचानक ऊपर उठ गया जब जियाओ यान ने अपनी पूरी ताकत और डोउची की शक्ति का इस्तेमाल किया। हवा का एक झोंका चारों ओर घूमा और आसपास के मलबे को उड़ा ले गया। ये सचमुच बहुत भारी है। ये वास्तव में दी क्लास डो तकनीक के पूरक हथियार के योग्य है। इसे उठाना ही अविश्वसनीय रूप से कठिन है। उसे इस साधारण सी दिखने वाली वस्तु से इतनी भयावहता की उम्मीद नहीं थी। यह न केवल उसके शरीर में तेजी से बहने वाली डोउची ऊर्जा को धीमा कर सकती थी, बल्कि इसके असामान्य रूप से भारी वजन के कारण पूरी ताकत लगाने पर भी इसे उठाना उसके लिए लगभग असंभव था। शुक्र है, मैंने हाई जुबान क्लास ऑक्टेन ब्लास्ट में महारत के एक प्रमुख स्तर तक अभ्यास कर लिया है, अन्यथा मैं वास्तव में इस चीज़ को संभाल नहीं पाता। किसी डो तकनीक का वर्ग न केवल उसकी शक्ति को दर्शाता था, बल्कि उसे प्राप्त करने की कठिनाई को भी। उच्च जुबान श्रेणी की डो तकनीकें अभी भी वुतान शहर के मितेर नीलामी घर में लगभग 4 से 5 लाख सोने के सिक्कों में खरीदी जा सकती थीं। हालांकि डी श्रेणी की डो तकनीकें वहां कभी नहीं मिलीं। जियामा साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा आयोजित वार्षिक नीलामी में ही डी श्रेणी की दो तकनीकें दिखाई दे सकती थीं और उनकी कीमत करोड़ों सोने के सिक्कों में होती थी। कभी कभी उन्हें केवल समान मूल्य की वस्तुओं के बदले ही बेचा जा सकता था। 1, 2, वूश। शियाओ यान ने हैवी जुबान रूलर को घुमाया। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का अभ्यास करने के लिए हैवी जुबान रूलर को स्वतंत्र रूप से घुमाने की क्षमता आवश्यक थी। यदि कोई इसे स्वतंत्र रूप से घुमा भी नहीं सकता, तो आगे की तकनीकों का अभ्यास करना तो दूर की बात है। शाओ यान को अब ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में टायर बंधे हों। उसे न केवल चलना था, बल्कि तेजी से चलना भी था। उसका शरीर तो मजबूत होना ही था, साथ ही उसे भारी जुबान शासक के दमन को सहने के लिए अपनी डोची का भी इस्तेमाल करना था। परिणामस्वरूप उसकी डोची की खपत सामान्य से कई गुना अधिक हो गई थी। एक जोरदार आवाज के साथ 50वीं बार घुमाते समय उसके हाथ कांपने लगे और उसकी पकड़ छूट गई, जिससे स्केल जमीन पर गिर गया। अपने कांपते हाथों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी सीमा 50 बार घुमाना ही है। प्रत्येक प्रहार में उसकी काफ़ी मात्रा में डोची ऊर्जा खर्च होती थी। 50 प्रहारों के बाद उसकी डोची ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। शाओ यान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, लगता है कि मैं आज इस डो तकनीक का अभ्यास जारी नहीं रख सकता। मैं पहले अपनी डोची ऊर्जा को पुनः प्राप्त करूंगा और फिर रसायन विद्या पर ध्यान केंद्रित करूंगा। वह अपनी सारी डोची, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति समाप्त होने तक घर लौटने के बारे में सोचेगा भी नहीं। शाओ यान ने हैवी जुबान रूलर को एक तरफ रख दिया, अस्थि शीतल ज्वाला को मुक्त किया और उसके बगल में बैठकर धीरे धीरे ज्वाला मंत्र का जाप करने लगा। उसकी दैनिक साधना में अस्थि शीतल ज्वाला से निकलने वाली ऊष्मा तरंगों को अवशोषित करने के लिए ज्वाला मंत्र का उपयोग करना शामिल था। अब वह अस्थि कंपा देने वाली ज्वाला से मात्र 1 मीटर की दूरी से भी ऊष्मा तरंगों को अवशोषित कर सकता था। मेरे डोउची का संचार इतना तेज क्यों हो गया है? शाओ यान को कुछ याद आया और उसने जमीन में धंसे हुए भारी जुबान रूलर की ओर देखा। अपनी अत्यधिक थकी हुई अवस्था में जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर लगभग दर्द कर रही मांसपेशियां और डूची चक्रवात अस्थि शीतक ज्वाला द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा तरंगों को लालचपूर्वक अवशोषित कर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियों और कोशिकाओं में निहित विस्फोटक शक्ति पहले की तुलना में सूक्ष्म रूप से मजबूत हो गई है। इसके अलावा उसे लगा कि वह अस्थि कंपनशील ज्वाला के और भी करीब पहुंच सकता है। ये बहुत दुख की बात है। अगर मैं तीसरे स्तर की क्यूई रिकवरी पिल को परिष्कृत कर पाता और इसे अपने अभ्यास के साथ इस्तेमाल कर पाता, तो शायद इसके प्रभाव और भी बेहतर होते। शाओ यान ने द्वितीय श्रेणी की छोटी रिकवरी गोली और आधारभूत निर्माण गोली निकाली। हालांकि इनका असर तृतीय श्रेणी की ची रिकवरी गोली जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी ये उसकी डोची को बहाल करने में मदद कर सकती थी। आधारभूत निर्माण गोली उसकी मांसपेशियों को आराम पहुंचाती थी और दर्द से बचाती थी, जिससे वह अगले दिन अपना कठिन प्रशिक्षण जारी रख सकता था। दर्द सहें, लाभ का आनंद लें। शाओ यान ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखों में निर्मल ज्वाला जल रही थी, जैसे वह अस्थि कंपा देने वाली ज्वाला को देख रहा हो। कोई भी औषधि इस दिव्य ज्वाला की बराबरी नहीं कर सकती थी।
अगर वह ज्वाला मंत्र के साथ इस ज्वाला को ग्रहण कर ले तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। BTTH प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 12 याफी की विश्वास संबंधी समस्याएं वेब नॉवल। मिटेर नीलामी घर वुतान शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था। ये जियामा साम्राज्य के सबसे धनी कबीले मिटेर कबीले के स्वामित्व में था। जियामा साम्राज्य के भीतर धन दौलत के मामले में मितेर वंश का कोई मुकाबला नहीं था। मितेर वंश, नालन वंश और मू वंश 3 सबसे बड़े वंशों के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों परिवारों का साम्राज्य के वाणिज्यिक, सैन्य और अन्य कई क्षेत्रों में दबदबा था। उनका प्रभाव बहुत अधिक था। यानेर, आज तुम्हें अपने पिता के साथ नीलामी घर आने का समय कैसे मिल गया? जियाओ जान कई बुजुर्गों और जियाओ यान के साथ मितेर नीलामी घर पहुंचा। आज नीलामी घर में एक बहुमूल्य वस्तु नीलामी के लिए रखी गई थी, हाई जुबान क्यूई विधि, हरिकेन चैंट। जियाओ जान किसी भी कीमत पर इस हाई जुबान क्यूई विधि को जियाली या आओबा वंश के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था। वर्तमान में तीनों कुलों के पास मौजूद उच्चतम श्रेणी की ची विधि केवल मध्य स्तरीय जुबान श्रेणी की थी। जो कोई भी उच्च श्रेणी की ची विधि प्राप्त कर लेता वह संभावित रूप से अपने पूरे कुल की शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा सकता था। शाओयान ने अनायास ही कहा, मुझे बाहर एक पहाड़ी गुफा मिली है जो अतीत में किसी ने छोड़ी थी। मुझे वहाँ कुछ वस्तुएं मिली हैं जिन्हें मैं बेचने की योजना बना रहा हूँ। उनकी निगाहें भव्य और विशाल हॉल पर घूमती रहीं, फिर वे बगल के एक कमरे की ओर बढ़े। कमरे के दरवाजे पर सुनहरे रंग में चमकते हुए 3 बड़े अक्षर खुदे थे, खजाना निरीक्षण कक्ष। अंदर प्रवेश करने पर कमरा कुछ हद तक खाली था, केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी मेज पर ऊब कर बैठा था। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। शियाओयान को देखकर उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने खुशी से कहा, युवा स्वामी शियाओयान, क्या आप कुछ खजाने देखने आए हैं? शाओयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं और मैंने सोचा है कि इन सभी को इस नीलामी में बेच दूं। उसने अपने भंडारण कक्ष से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की 3 बोतलें निकाली और उन्हें मूल्यांकन टेबल पर रख दिया। शियाओयान ने 1 महीने पहले ही द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली का निर्माण कर लिया था। हालांकि द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली का निर्माण करने मात्र से कोई द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ नहीं बन जाता। द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ कहलाने के लिए निरंतर सफलता दर बनाए रखना भी आवश्यक था। यह क्या है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हैरानी से पलकें झपकाईं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक एक सफ़ेद जेड की बोतल उठाई और उसके ढक्कन को हल्के से सूंघा। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। उसकी निगाहों में विस्मय का भाव था और उसने शियाओयान की ओर देखते हुए कहा, युवा स्वामी शियाओयान, क्या आप रसायन शास्त्री हैं? हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। शियाओयान की उम्र सिर्फ 15 साल थी। पूरे वुतान शहर को उसके 15वें जन्मदिन के जश्न के बारे में पता था। लगभग 3-4 महीनों में शियाओ कबीले का सामूहिक वयस्कता समारोह होने वाला होगा। एक 15 वर्षीय लड़का जो उच्च कोटि की साधना रखता हो और साथ ही रसायन शास्त्री भी हो, ये कैसे संभव हो सकता है? शाओयान ने सिर हिलाते हुए समझाया, यह मुझे एक गुफा में मिला था। इसे नींव निर्माण गोली कहते हैं। ये 2 ची की साधना की गति को बढ़ा सकती है। हालांकि ये केवल 2 ची अभ्यासी स्तर से नीचे वालों के लिए ही प्रभावी है। इसके अलावा इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसकी औषधीय शक्ति हल्की है। हिस मूल्यांकनकर्ता ने गहरी सांस ली। एक घटिया दर्जे की दवा की गोली। ये चीज़ बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी। युवा स्वामी शियाओयान, कृपया एक पल रुकिए। मुझे नीलामी घर से मास्टर गुनी को इस गोली का मूल्यांकन करने के लिए बुलाना है। दूसरे दर्जे की औषधीय गोली की शुरुआती कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से अधिक थी। अगर यह शियाओयान के वर्णन के अनुसार अच्छी थी तो कीमत और भी अधिक होगी। 3 बोतलों की कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों तक हो सकती है। कमरे में कुछ देर इंतजार करने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति हरे वस्त्र पहने, हल्के सफ़ेद बालों वाले एक बुजुर्ग के साथ लौटा। वह मास्टर गुनी थे। मास्टर गुनी की छाती पर सोने के सितारे नहीं थे, बल्कि एक औषधीय कड़ाही जैसी कोई चीज़ थी जिसकी सतह पर चांदी की 2 रेखाएं थीं जो एक सुंदर चमक के साथ जगमगा रही थीं। यह एक द्वितीय श्रेणी के कीमियागर की निशानी थी। शाओयान को देखते ही आमतौर पर घमंडी रहने वाले मास्टर गुनी ने भी एक द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ होने का अपना अहंकार त्याग दिया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। युवा मास्टर शाओयान, बहुत समय हो गया है, मुझे मूल्यांकन करने दीजिए। शियाओयान की प्रतिभा को देखते हुए यह अपरिहार्य था कि वह एक दो स्पिरिट बनेगा। उसके जैसा द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ वुतान शहर में इसलिए बेधड़क चल सकता था क्योंकि वहां कोई दो स्पिरिट मौजूद ही नहीं था। एक द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ की क्षमता एक द स्पिरिट को लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ विशेष उपकरणों से निरीक्षण करने के बाद मास्टर गुनी ने सिर हिलाकर कहा, वास्तव में ये यंग मास्टर शियाओयान के कहे अनुसार द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली है। वर्तमान में याफी नीलामी की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं इसे तुरंत नीलामी में शामिल करवाने की व्यवस्था करूंगा।
शाओयान नीलामी हॉल में दाखिल हुई और शाओजान के बगल में बैठ गई। इस समय नीलामी हॉल के बीचों बीच लगी रोशनी में लाल गाउन पहने एक खूबसूरत महिला अपने हाथों में मौजूद वस्तु के बारे में वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी उस मोहक और थोड़ी सी मोहक आवाज में समझा रही थी जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मितीर नीलामी घर की मुख्य नीलामी करता याफी, वह वुतान शहर की बेहद मशहूर खूबसूरत महिला थीं। उनकी परिपक्व और मोहक अदाओं ने कई पुरुषों को उनकी अनार के रंग की स्कर्ट के जादू में फंसा लिया था। शाओयान पहले भी कई बार नीलामी घर जा चुकी थी और याफी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। वह स्वभाव से ही मोहक थी, जन्मजात जादूगरनी। याफी को देखकर शाओयान को किसी तरह राजा जुओ की दुविधा समझ में आ गई। ऐसा कौन होगा जो अपने साथ ऐसी लोमड़ी जैसी शख्सियत को नहीं रखना चाहेगा। संक्षेप में, ये कहानी शांग वंश के राजा जुओ की प्रिय पत्नी दाजी के बारे में है, जिन्हें आमतौर पर एक दुष्ट लोमड़ी की आत्मा के रूप में चित्रित किया जाता है। चीनी संस्कृति में उन्हें इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है कि कैसे एक खूबसूरत स्त्री किसी राजवंश के पतन का कारण बन सकती है। हे दोस्तों, नीलामी घर में अभी अभी एक नई नीलामी वस्तु आई है। मुझे लगता है कि यह आप सभी को पसंद आएगी। नवीनतम वस्तु की नीलामी के बाद याफेई अचानक रुक गई और दर्शकों से जोर से बोली। उसने शाओयान को आंख भी मारी, मानो उसे व्यापार दिलाने के लिए धन्यवाद दे रही हो। शाओयान ने अपना संयम बनाए रखा और जादूगरनी के प्रलोभन का विरोध करने के लिए मन ही मन शुनेर का नाम दोहराया। याफी का परिचय सुनकर जियाओजान ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जब उसका बेटा डो प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंच चुका था तो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल उसके लिए लगभग बेकार हो चुकी थी। उसे हरिकेन चैंट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सोने के सिक्के बचाने थे। अंत में शाओयान द्वारा स्वयं निर्मित फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स कुल 105,000 सोने के सिक्कों में बिक गईं। शाओयान को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि रसायनज्ञ बनना कितना लाभदायक हो सकता है। 10,000 सोने के सिक्कों से भी कम कीमत वाली सामग्री 10 गुना अधिक कीमत में बिकी। अंत में हरिकेन चैंट प्रतियोगिता में शाओजान निर्विवाद विजेता रहा। धनी शाओजान के सामने जियाली कबीले और आओबा कबीले हताशा से उबल रहे थे। नीलामी हॉल से निकलने के बाद जियाओयान खजाना निरीक्षण हॉल में लौट आया, जहां मास्टर गुनी और याफेई पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लाल वस्त्र पहने याफी ने जब शाओयान को आते देखा तो हल्के से हंसते हुए कहा, छोटे भाई शाओयान, अपनी बड़ी बहन के नीलामी घर में आना आपकी कितनी बड़ी मेहरबानी है। याफेई की नम, पतली, खूबसूरत आंखें सीधे शाओयान को घूर रही थीं, जब वह बिल्ली जैसी फुर्तीली चाल से कमर मटकाते हुए उसके पास आ रही थी। शाओयान ने जब पहली बार याफेई को देखा तो उसे लगा जैसे वह नाग जनजाति की सदस्य हो, उसकी कमर तो सांप से भी ज्यादा मुड़ सकती थी। शाओयान ने मन ही मन कोसते हुए कहा, ये लोमड़ी की आत्मा। बहन याफेई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। नीलामी का जिम्मा बहन याफेई को सौंपना वाकई सबसे अच्छा निर्णय है। याफी ने एक सोने का कार्ड निकाला और उसे शाओयान को देते हुए थोड़ा झुककर उसके पास आए और फुसफुसाते हुए कहा, छोटे भाई शाओयान, क्या आप उस रसायनज्ञ का परिचय बड़ी बहन से करवाएंगे जिसने गोली बनाने में आपकी मदद की। मास्टर गुनी ने निरीक्षण के दौरान पहले ही पता लगा लिया था कि फाउंडेशन बिल्डिंग पिल किसी गुफा से प्राप्त नहीं की गई थी, जैसा कि शाओयान ने दावा किया था, क्योंकि गोलियां अभी भी बहुत ताज़ी थीं। शाओयान के पूरे शरीर में झुंझुनी सी महसूस हुई। अगर उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति न होती तो जादूगरनी की फुसफुसाहट ही किसी भी पुरुष को वश में करने के लिए काफ़ी होती। हालांकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उन्होंने शांति से सोने का कार्ड स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, बहन याफी, सच कहूं तो मैंने इसे खुद ही परिष्कृत किया है। याफेई खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपना मुंह ढांकते हुए बोली, बड़ी बहन को चिढ़ाओ मत। तुम अभी सिर्फ 15 साल की हो। यहाँ तक कि औषधि राजा गुहे भी तुम्हारी उम्र में सिर्फ एक शिष्य थे, प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ भी नहीं। तुम भला द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली कैसे बना सकती हो। शाओयान ने कंधे उचकाते हुए और मासूमियत भरा चेहरा बनाते हुए कहा, चूंकि बहन याफी मुझ पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। याफी ने अपनी तर्जनी उंगली से धीरे से शाओयान की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम दूसरे दर्जे के कीमियागर हो तो मैं नीलामी घर तुम्हें सौंप दूंगी। BTTH प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 13 शाओयू वेब नॉवल। याफेई ने शाओयान की ठुड्डी ऊपर उठाए, उसकी आंखों में देखते हुए अनकहे संदेश छिपे थे। लाल ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए वह शाओयान से आधा सिर लंबी थी, जो अभी भी विकास के दौर में था। मास्टर गुनी ने यह दृश्य देखा और आह भरी। वुतान शहर में शाओयान के अलावा कोई और पुरुष नहीं था जिसने कभी याफी का हाथ छुआ हो। एक बार एक धनी विदेशी व्यापारी ने उसका हाथ छूने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हाथ काट दिया गया था। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। याफेई का स्वाभाविक आकर्षण किसी भी पुरुष को उसकी एक नज़र या मुस्कान से मोहित कर सकता था। न केवल सुदूर वुतान शहर में बल्कि शाही राजधानी में भी उसे बेहद खूबसूरत माना जाता था और पूरब से पश्चिम तक उसके चाहने वालों की कतारें लगी रहती थीं।
उसे इस तरह की प्रसिद्धि पसंद नहीं थी, इसीलिए वह अनुभव प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से वुतान शहर आई थी। हालांकि उसने पाया कि यह छोटा सा वुतान शहर छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघों से भरा हुआ था। शियाओ यान न केवल असाधारण प्रतिभा वाली एक साधना प्रतिभा थी, बल्कि वह उसके आकर्षण से भी पूरी तरह प्रभावित थी। कोई व्यक्ति जितना अधिक दुर्गम प्रतीत होता है, उतना ही अधिक उसे जीतने की इच्छा होती है। धीरे धीरे शियाओ यान को वश में करने का विचार उसके दिल में घर कर गया। शियाओ यान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए याफी के हाथ के पिछले हिस्से को धीरे से चूमा और कहा, बहन याफी, आपके बिना इस विशाल मिटेर नीलामी घर का क्या फायदा। धन्यवाद बहन याफेई, मुझे अब जाना होगा और दवाइयाँ मिलने पर मैं आपको परेशान करने वापस आऊंगी। शियाओ यान ने हाथ हिलाया और अपनी उंगलियों के बीच सोने का कार्ड लिए हुए जाने के लिए मुड़ गया। याफेई के सुंदर चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब उसने शियाओ यान की पीठ को ओझल होते देखा। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और नर्म सोफे पर आलस से पीछे झुक गई। उसके सुडौल शरीर को देखकर किसी का भी मोहित हुए बिना रहना मुश्किल था। मास्टर गूनी ने आह भरी, उसने इनकार कर दिया। बातचीत में छिपे अर्थ थे। याफी ने शियाओ यान को रसायन शोधन में मदद करने वाले रसायनज्ञ की संपर्क जानकारी के बदले में पूरे नीलामी घर की पेशकश की थी। संभवतः उसका लक्ष्य गोली बनाने की विधि थी। यहाँ तक कि मास्टर गूनी भी नींव निर्माण की गोली के प्रभाव से आश्चर्यचकित थे। यदि इसकी दीर्घकालिक आपूर्ति होती तो शाही राजधानी में इसे बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा सकता था। लेकिन जियाओ यान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसके शब्द स्पष्ट थे, मानो वह स्नेह व्यक्त कर रहा हो, लेकिन वास्तव में वह जाल को समझ गया था और उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। याफेई और उसके पीछे मौजूद मितेर कबीले के समर्थन के बिना मितेर नीलामी घर एक बेकार संपत्ति के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होता। गूनी चाचा, क्या सचमुच द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली उन्हीं ने तैयार की थी? याफी ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद धीरे से पूछा। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने मन ही मन इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह पूरी तरह से अवास्तविक है। गूनी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। शाही राजधानी में मौजूद वे कुछ नन्हे मुन्ने राक्षस भी अपने गुरुओं के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में 15 वर्ष की आयु में द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली नहीं बना पाए हैं। रसायन शास्त्र में न केवल प्रतिभा बल्कि गुरु द्वारा प्रदत्त विशाल ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। वह तो केवल एक डो अभ्यासी है और उसकी डो चीजवाला का तापमान इतना अधिक नहीं है कि वह द्वितीय श्रेणी का मॉन्स्टर कोर बना सके, जब तक कि उसके पास कोई विशेष शक्ति न हो जो उसकी मदद कर सके। उन नींव निर्माण गोलियों की गुणवत्ता भी काफ़ी उच्च है और मुझे संदेह है कि मैं स्वयं इतनी उच्च गुणवत्ता वाली गोली बना पाऊंगा। याफी के छोटे से लाल होंठ हल्के से मुड़े और उसने लापरवाही से कहा, क्या गोली के नुस्खे के साथ भी? याफी की बातें सुनकर गूनी के चेहरे पर सदमे के भाव आ गए और उसने जल्दी से कहा, हर रसायन शास्त्री के लिए औषधि बनाने की विधि जीवन रेखा होती है। महोदया को किसी रसायन शास्त्री की औषधियों को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। जियामा साम्राज्य में कभी प्रसिद्ध रहे चेच परिवार ने औषधि राजा गुहे की औषधियों पर लालच करने की गलती की थी। अंततः गुहे द्वारा आमंत्रित 4 डोऊ राजाओं ने उनका सफाया कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि जियामा साम्राज्य के शाही परिवार ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। कुछ घबराई हुई गूनी को देखकर याफी ने लोमड़ी की तरह तकिया को गले लगाया और बुदबुदाया, अगर वह लड़का सचमुच इसे खुद परिष्कृत कर ले तो बहुत अच्छा होगा। गूनी ने याफेई की ओर देखा और मानो लापरवाही से कहा, ऐसी अफवाहें हैं कि नालन कबीले की नालन यानरान अपनी सगाई तोड़ना चाहती है और उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की सहमति भी मिल गई है। इस शाओ यान लड़के में असाधारण प्रतिभा है। हमारे मितेर कबीले के समर्थन से वह भविष्य में निश्चित रूप से एक दाव राजा बनेगा। महोदया, शायद आप। इससे पहले कि गूनी अपनी बात पूरी कर पाता, शर्माते हुए याफी ने उस पर एक तकिया फेंक दिया और उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। गालों पर हल्की सी लाली लिए और सिर तकिए पर टिकाए हुए उसने जवाब दिया, गूनी चाचा, आप क्या कह रहे हैं? ये तो बस एक दो राजा है। ऐसा नहीं है कि हमारे कबीले में कोई दो राजा नहीं है। और अगर वह डोऊ सम्राट बन जाए तो क्या होगा? हमारे पास भी एक डोऊ सम्राट था। डपूर्वज के बारे में क्या? याफी ने आंखें घुमाईं और कहा, हम जियामा साम्राज्य की तो बात ही छोड़ो, बाकी दोनों साम्राज्यों में भी कोई दो पूर्वज नहीं है। अगर वह दो पूर्वज बन सकता है तो मैं खुद को समेटकर उसे सौंप दूंगी। याफेई की आवाज़ धीरे धीरे नर्म होती गई। उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति थी, एक ऐसी अनुभूति कि शायद शियाओ यान में वाकई दो पूर्वज बनने की क्षमता है। गूनी ने याफेई की ओर देखा, जो तकिया को पकड़े हुए थी और उसकी आंखों में थोड़ी सी स्वप्निल झलक थी। वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी कहे, कई बार लड़की के शब्द उसके सच्चे भावों को नहीं दर्शाते। किस लड़की को एक बलवान पुरुष पसंद नहीं आएगा? और शियाओ यान अपनी क्षमता के पहले संकेत दिखाते हुए आसानी से कल्पनाओं और यहाँ तक कि गुप्त आकर्षणों का विषय बन गया था। याफेई भी इसका अपवाद नहीं था।
समय बहुत तेजी से बीत गया और नालन यानरान द्वारा सगाई तोड़ने के बाद लगभग 1 साल बीत चुका था। अब शियाओ यान को वार्षिक युवावस्था समारोह का सामना करना पड़ रहा था। शाओ कबीले के वे सभी सदस्य जो 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, उन्हें इस समारोह में भाग लेना अनिवार्य था। इस समारोह का ये भी अर्थ था कि यदि उनकी खेती मानकों के अनुरूप नहीं हुई तो उन्हें अन्य शहरों में संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए भेज दिया जाएगा। यह मूल रूप से दूसरों के लिए संसाधनों को मुक्त करने का एक तरीका था। इसलिए प्रत्येक कुल का वयस्कता समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण था। शियाओ कुल भी इसका अपवाद नहीं था। ये समारोह वुतान शहर से कई लोगों को देखने के लिए आकर्षित करता था और प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका भी था। अन्य कुलों के प्रतिभाशाली शिष्य शियाओ कुल में शामिल होने पर विचार कर सकते थे, जो अभी भी वुतान शहर का सबसे प्रभावशाली कुल था। जियाली और आओबा कुलों के बीच गठबंधन के बावजूद वे शियाओ कुल को विस्तार करने और क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण कुल बनने से नहीं रोक सके। यहाँ तक कि मितेर नीलामी घर से याफी भी इस आयोजन को देखने के लिए स्वयं उपस्थित थे। असल में ज़्यादातर लोग शियाओ यान को देखने के लिए ही वहाँ आए थे। आखिरकार शियाओ कबीले की ताकत काफ़ी हद तक उसके विकास पर ही निर्भर थी। पिछले साल जियाओ यान एक 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर थे। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि उन्होंने इस साल कितनी प्रगति की है। शाओ यान और शुनेर एक बड़े पेड़ की छाया में बैठे थे। उनकी आंखें दूर स्थित उस विशाल मंच को टकटकी लगाए हुए थीं, जिसे विशेष रूप से समारोह के लिए बड़े बड़े लट्ठों से बनाया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। शियाओ यान ने याफी की ओर देखा। आज याफी ने चमकदार सफ़ेद पोशाक पहनी थी। पोशाक ने उसके सुडौल और आकर्षक शरीर को उभारा, जो मोहक ढंग से दिखाई दे रहा था लेकिन छिपा हुआ भी था। क्या जियाओ यान गेगे को यह नज़ारा पसंद आ रहा है? शाओ यान को अचानक अपने बगल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने बेपरवाही का नाटक किया। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो बस इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि पिताजी के मितेर कबीले के साथ सहयोग में कोई समस्या तो नहीं है। इस समय जियाओ यान को अचानक तीव्र हत्या का भाव महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो अकादमी की वर्दी पहने एक खूबसूरत महिला एक बड़े पेड़ से टेक लगाकर खड़ी थी और दांत पीसते हुए उसे घूर रही थी। वह महिला लंबी थी, खासकर उसकी गोल और पतली टांगें जो धूप में सफ़ेद चमक रही थीं और हाथी दांत की तरह सुंदर और निर्मल लग रही थीं। ओह, जियो यू, आमतौर पर शांत रहने वाला छोटा कबीले का मुखिया शियाओ यान, शियाओ यू को कदम दर कदम पास आते देख अचानक थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। शुनेर बगल से खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाओ यान गे कहते हैं कि स्वर्ग के गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन अपने गुनाह अक्षम्य होते हैं। शाओ यान ने अपना माथा रगड़ते हुए समझाया, मैं उस समय सचमुच अभ्यास कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चट्टान अचानक टूट जाएगी, और इसी वजह से मैं गर्म पानी के झरने में गिर गया। मेरा इरादा उसे नग्न देखने का नहीं था। मैंने सुना है कि शियाओ यान गे ने उसकी जान को भी छुआ था। यह एक गलतफहमी थी। उसने ही मुझे लात मारी थी और मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। क्या बचपन में जब शियाओ यान गे शुनेर के कमरे में थे तब भी कोई गलतफहमी हुई थी? शुनेर उस रात को याद करके शर्म से लाल हो गई, जब वह 4 साल की थी। शाओ यान ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। अब तो उसकी किस्मत ही खराब है। इस बार तो शुनेर उसकी मदद नहीं करने वाली। जियो यान, जाओ मर जाओ। शाओ यू ने अपनी तलवार निकाली और उसे शाओ यान की ओर झंझनाते हुए मारा। BTTH प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 14 वयस्कता समारोह वेब नॉवल। छोटे बदमाश, आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगी। जियाओ यू ने अपनी तलवार बार बार जियाओ यान की ओर बढ़ाई। हालांकि केवल 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर होने के नाते जियाओ यू की ताकत उसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह 1 साल पहले नालन यानरान से भी कमजोर थी। जियाओ यान को हराने की क्षमता तो दूर की बात है। शियाओ यान ने शियाओ यू की क्रोधित लेकिन सुंदर आंखों को देखा। वह बस अपना सिर खुजला सकता था और बच सकता था। उसकी हरकतें फुर्तीली और अप्रत्याशित थीं। हालांकि यह केवल निम्न जुबान श्रेणी की चपलता प्रकार की डो तकनीक थी, फिर भी यह एक डो अभ्यासी के हमलों से बचने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। मैंने उस समय जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मेरा इरादा तुम्हारा शरीर देखने का नहीं था, जियाओ यान ने बचते हुए समझाया। जब शियाओ यान ने सार्वजनिक रूप से उस पुरानी घटना का जिक्र किया तो शियाओ यू ने अपने होंठ कसकर दबा लिए और उसकी सुंदर आंखें हठपूर्वक शियाओ यान को घूरने लगीं। उसकी आंखों में घृणा कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। शाओ यान, तुम छोटे कमीने, चुप रहो। याफेई और आसपास के अन्य लोगों ने शोर सुना और उधर देखा। याफेई हंसते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाओ कबीले के प्रतिभाशाली छोटे कबीले के नेता का भी एक दिन ऐसा आएगा जब उसका पीछा किया जाएगा और उस पर हमला किया जाएगा। शाओ जान और कई बड़े बुजुर्ग बस व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सके। दरअसल शाओ यान से पहले कुल की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा शाओ यू थी। उसने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सफलतापूर्वक जियानान अकादमी में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी थी।
वह इस वर्ष वयस्कता समारोह में भाग लेने और जियानान अकादमी में आगामी प्रवेश के बारे में कबीले के साथ चर्चा करने के लिए लौटी थी, इस उम्मीद में कि इससे कबीले के अधिक सदस्यों को अकादमी में प्रवेश करने और कबीले की ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब बहुत मज़ा हो गया। एक तीखी आवाज़ के साथ जियाओयान ने जियाओ यू की तलवार को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से तलवार को आसानी से दूर फेंक दिया। शाओयान द्वारा सहजता से अपनी तलवार को झटक कर दूर कर देने से शाओ यू का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, छोटे कमीने। उसके ये शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि जियाओ यू ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया, उसकी आकर्षक आकृति मोहक ढंग से उभरी। हैरानी की बात यह थी कि उसका सेक्सी दाहिना पैर सीटी जैसी आवाज़ करते हुए उसके गुप्तांग की ओर तेजी से बढ़ा। शियाओयान को शियाओ यू की निर्ममता देखकर बहुत गुस्सा आया। दरअसल वह घटना एक दुर्घटना थी और वह तो छोटा कुल सरदार था। आज के दीक्षा समारोह में उसे आधिकारिक तौर पर सरदार घोषित किया जाना था, फिर भी शियाओ यू ने उसे जरा भी सम्मान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से जब शियाओ यू ने उसे इस तरह अपमानित किया तो वह मन ही मन दुखी हुआ। लात का सामना करते हुए जियाओयान की निगाहें और भी तेज हो गईं और उसने सीधे उसका दाहिना टखना पकड़ लिया। घबराकर जियाओ यू ने जल्दी से अपने स्कर्ट को अपने हाथों से ढक लिया ताकि वह ऊपर न उड़ जाए। कुछ देर तक व्यर्थ प्रयास करने के बाद जियाओ यू ने जियाओयान को घूरते हुए शर्म से उसकी सुडौल छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई और उसने डांटते हुए कहा, तुम छोटे कमीने, मुझे छोड़ दो। शाओयान ने उसके विरोध को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वह उसे उसकी पतली दाहिनी टांग से पकड़कर सड़क पर घसीटता रहा, मानो वह किसी बैल को हाँक रहा हो। शियाओ यू अपने बाएं पैर से जमीन पर उछल कूद कर रही थी, जबकि शियाओयान उसे घसीटते हुए ले जा रही थी और चिल्ला रही थी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आखिरकार मैं छोटे कबीले का मुखिया हूँ। क्या आप मुझे बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं? तुम्हारे जैसे विकृत व्यक्ति को छोटे कबीले का नेता मैं, शियाओ यू, मरने के बाद भी इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शाओयान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, ओह, अब तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। उसने सीधे शियाओ यू का जूता उतारा और अपने भंडारक छल्ले से लोमड़ी की पूंछ जैसी दिखने वाली घास का एक टुकड़ा निकाला। शियाओयान की हरकत को भांपते हुए शियाओ यू का चेहरा पीला पड़ गया और वह क्रोध और भय के मिश्रण से चीखी, शियाओयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाओयान ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं, शाओयान, कुछ भी करने की हिम्मत कर सकता हूँ। शाओयान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने लोमड़ी की पूंछ उठाई और उसे शाओ यू के पैरों पर आगे पीछे घुमाने लगा। शाओ यू को गुदगुदी और दर्द दोनों महसूस हो रहे थे, इसलिए वह हंसने और छटपटाने लगी। शियाओ यू की पतली टांगों को हवा में खुला देखकर कई पुरुष दर्शक अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से कुछ को तो शारीरिक प्रतिक्रिया भी महसूस हुई। उन सभी ने शियाओयान को थम्स अप देने से खुद को रोक लिया। आंखों के लिए नजराना। जैसे ही जियाओयान खुद थोड़ा बहक रहा था, उसके पीछे से एक स्पष्ट और शांत आवाज आई, लगता है जियाओयान गे को इस तरह का खेल खेलना पसंद है ना? शुनेर की आवाज़ सुनकर शाओयान चौंक गई और झट से शाओ यू का पैर छोड़ दिया। वह अचानक हुए इस झटके से बेखबर होकर अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने लापरवाही से अपने हाथ में पकड़ी हुई फॉक्सटेल घास को एक तरफ फेंक दिया और हंसते हुए कहा, आहा, ये तो बस एक छोटा सा सबक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शाओ यू का सुंदर चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें क्रोध से भर उठीं और उसने दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, शाओयान, मैं तुझे 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगी। तू बेवकूफ़, तू बड़ा बेवकूफ़। बड़ी बहन शाओ निंग और शाओ मेई शाओ यू के पास गईं और उसे उठने में मदद की। शाओ निंग और शाओ यू बहनें थीं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो शाओ निंग, चलो मिलकर उसे पकड़ते हैं। शाओ निंग ने माथे पर शिकन डालते हुए असंतुष्ट भाव से कहा, बहन, तुम बेवजह गुस्सा कर रही हो। छोटा खानदानी मुखिया इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। शाओ यू को अविश्वास हुआ। क्या तुम सचमुच मेरे भाई हो? शाओ मेई ने बीच में कहा, जी हाँ, चचेरे भाई शाओ यू। शाओ यांग ऐसे काम करने में सक्षम नहीं है। वह एक नेक इंसान है। सीधे खड़े हो। क्या तुम दोनों उसके बहकावे में आ गए हो? बोलते बोलते शाओ यू की आंखों में आंसू भर आए। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह लड़ाई में उसे हरा नहीं सकती थी और अब तो उसका भाई भी उसके बहकावे में आ गया था। शाओ यान ने अनाड़ीपन से अपनी नाक छुई। हालांकि वह खलनायक नहीं था, लेकिन उतना ईमानदार भी नहीं था जितना लोग उसे बताते थे। इस तमाशे के बाद जियाओ ज़ान ने आकाश की ओर देखा और ताली बजाते हुए कहा, बहुत हो गया ये शोर शराबा, युवावस्था में प्रवेश का समारोह शुरू होने वाला है। समारोह की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि उससे लगभग सिर दर्द हो जाता था। विशेष रूप से शियाओ यान के लिए, जो छोटे कबीले का मुखिया था, उसका समारोह बाकी सभी के समारोहों की तुलना में कई गुना अधिक विस्तृत था।
अंततः जियाओयान इन सब बातों के प्रति उदासीन हो गया और बड़ों को अपनी इच्छानुसार उसका मार्गदर्शन करने दिया। शाओयान की बेबसी देखकर शुनएर की नम आंखों में हल्की सी चमक आए और वह मुस्कुराए। शाओयान, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं। यहाँ तक कि चाचा शाओ और बाकी लोग भी इन्हें बदल नहीं सकते। शाओयान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका और मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि एक बार जब वह कबीले का मुखिया बन जाएगा तो वह इन पुरानी प्रथाओं को बदल देगा। वयस्कता समारोह के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शक्ति परीक्षण था। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था जो पिछले वर्ष छठे चरण के 2 शिष्य बन चुके थे। उनका वुतान शहर में रहना इस परीक्षण पर निर्भर था। समारोह की अध्यक्षता द्वितीय एल्डर शियाओयांग ने की। शियाओ कबीले के सदस्य बारी बारी से अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए आगे आए। लगभग 30-15 वर्षीय किशोर थे, जिनमें से आधे निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे और उन्हें नए क्षेत्रों के विकास के लिए भेज दिया गया। शाओयान, अब तुम्हारी बारी है। दूसरे एल्डर ने वीआईपी क्षेत्र में बैठी शाओयान को धीरे से हाथ हिलाकर इशारा किया। जियाओयान सबसे आखिर में शामिल हुई क्योंकि जुनेर का वयस्कता समारोह जियाओ कुल में आयोजित नहीं किया गया था। अब तक समारोह में सबसे उच्च साधना स्तर जियाओ मेई का था, जो 9वें चरण की 2 शिष्या बन चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियाओयान ने उसे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स की एक बोतल दी थी, जिससे वह 9वें चरण की 2 शिष्या बन गई थी। दर्शक सन्नाटे में डूब गए और यहाँ तक कि पहले उदासीन दिख रही या फेई ने भी दिलचस्पी दिखाई। दरअसल सभी लोग ये देखने आए थे कि शियाओयान की ताकत में कितना सुधार हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस बार शियाओयान का साधना स्तर क्या होगा? 1 साल पहले जियाओयान एक 3 स्टार 2 प्रैक्टिशनर थी। बिना किसी संयोगवश घटना या औषधीय गोलियों की सहायता के 1 साल में 1 स्टार की उन्नति करना काफ़ी प्रभावशाली होगा। शाओयान ने 4 वर्ष की आयु में ची साधना शुरू की और 11 वर्ष की आयु में 2 अभ्यासी बन गया। उसे 10 चरणों की उन्नति करने में 7 वर्ष लगे। हालांकि 2 अभ्यासी के रूप में उन्नति करना अधिक कठिन है, लेकिन यदि वह कुछ औषधीय गोलियों का उपयोग करे तो संभव है कि वह 2 सितारों की उन्नति कर सके। ऊंचे लकड़ी के चबूतरे पर एक विशाल काले पत्थर का स्मारक अचानक जगमगा उठा, जिसकी सतह पर सुनहरे अक्षर उड़ते और नाचते हुए दिखाई दिए। स्मारक पर अंकित चारों अक्षरों को देखकर दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति स्तब्ध रह गए। द प्रैक्टिशनर 6 स्टार उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वीआईपी सीटों पर चाय के प्यालों के जमीन पर गिरने की कुरकुरी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। वुतान शहर के विभिन्न गुटों के प्रतिनिधि इस समय अविश्वास से भरे हुए थे। मैदान के केंद्र में खड़े उस आत्मविश्वासी युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर यहाँ तक कि बुजुर्ग पीढ़ी भी अपनी आंखों को मलने और यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि वे कुछ गलत देख रहे हैं। याफेई ने जब उस युवक को देखा तो उसे अचानक अपने उस बयान पर पछतावा हुआ जिसमें उसने कहा था कि अगर वह 2 पूर्वज तक पहुंचने में सक्षम हुआ तो वह खुद को उसके हवाले कर देगी। उसे हल्का सा आभास हुआ कि जियाओयान में वास्तव में 2 पूर्वज बनने की क्षमता हो सकती है। 1 साल में 3 स्टार की बढ़ोतरी। BTTH प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 15 प्रतिभा अब पूर्ण रूप से निखर रही है वेब नॉवल। धम्म। जियाओ-जान इतना चौंक गया कि उसने चाय का कप हाथ में पकड़ भी नहीं पाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह बुरी तरह घबरा गई थी। 1 साल में 3 स्टार प्रोग्रेस। एक 6 स्टार दाव प्रैक्टिशनर। शाओ यू की हैरान कर देने वाली बात हो गई। उसके दांत भींचे हुए टूटे हुए का भाव क्षण भर के लिए गायब हो गए। शाओयान के वैज्ञानिक साधना स्तरों को देखकर वह अब अवाक रह गया था। जियानान अकेडमी के शिलान्यास के मौके पर जियाओ यू अकेडमी की प्रवेश परीक्षा के बारे में बताया गया। इस परीक्षा में केवल 20 वर्ष से कम आयु के लोगों को शामिल किया गया था और उन्हें F से S तक की श्रेणी दी गई थी, जिसमें S श्रेणी के उन लोगों को शामिल किया गया था जो 22 वर्ष से कम आयु के थे और 6 स्टार 2 प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंचे थे। 1 दशक से भी अधिक समय से केवल जियानान अकादमी की छोटी सी जादूगरनी ने ही यह उपलब्धि हासिल की थी। अब ये देखते हुए कि सियाओयान ने अभी अभी अपना यौवन समारोह मनाया था और वह केवल शेष वर्ष का था, ये केवल रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं थी, यह एक अकल्पनीय और भयानक साधना प्रतिभा के प्रदर्शन की बात थी। शाओयान गेगे की प्रतिभा आखिरकार निखर आई है। सुनेर की आंखों के कोने में भावना का एक छोटा सा फूल आ गया। उसकी विशेष स्थिति को देखते हुए सुनेर प्रतियोगी थी कि विशाल 2 ऊंची महाद्वीप पर सियाओयान की साधना गति तेज नहीं मनी गई थी। हालांकि वह हमेशा से ही यह कहती रही कि उसकी प्रतिभा इससे कहीं अधिक थी। शाओ कबीले के सदस्य तो और भी सबसे ज्यादा हैरान थे। इस प्रकार की साधना गति को केवल 3 शब्दों में स्वीकार किया जा सकता है, अत्यंत भयानक। इस साधना गति के साथ शायद कुछ दशकों में शियाओ राजवंश के एक कुलीन 2 सम्राट का जन्म हो सकता है। पोर्टफोलियो पर बैठे लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, सभी एक साथ एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए। एक 2 सम्राट। यदि जियामा साम्राज्य का कोई छोटा कबीला एक कुलीन 2 सम्राट को जन्म दे तो अपने खतरनाक तट के बावजूद उस कबीले का रुतबा पल भर में आकाश छू जाएगा। उस समय जियामा साम्राज्य के 3 प्रमुख कबीले भी उनका साहसिक कार्य नहीं करेंगे।
आखिरकार इस विशाल साम्राज्य में केवल कुछ ही कुलीन दाव सम्राट थे, जिनमें से प्रत्येक के पास युद्ध का रुख था और हजारों दुश्मनों से लड़ने की शक्ति थी। कोई भी समझदार साम्राज्य दाव सम्राट को नाराज करना नहीं चाहता। प्रतिभा होना किसी विशेषज्ञ का बनना नहीं था, लेकिन कोई नहीं जानता कि कुछ दशकों में दुनिया कितनी बदल जाएगी। बाहर ट्रेनिंग के दौरान बीमारी से या गुमनामी में जाने से भी किसी की मौत हो सकती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जियाओ यान को अब शक्ति के शिखर तक पहुंचने के टिकट मिल गए थे। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी नाक पकड़ने वाला केवल सियाओ यान ही था। उनका कहना था कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी साधना का स्तर वास्तव में 3 सितारा बढ़ गया है। स्वर्गीय ज्वाला सचमुच भयानक है, वह मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। सामान्य परिस्थितियों में यदि वह दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे डो ची में बदलने के लिए केवल ची विधि पर निर्भर रहता तो वह अधिकतम केवल 1 स्टार तक ही सुधार कर पाता। हालांकि इस साल उनके पास 2 अवसर थे। एक तो हुनहुजी द्वारा तैयार की गई औषधीय गोली थी, जिसे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया था, और दूसरा था अस्थि कपकपी पैदा करने वाली ज्वाला। परंपरागत रूप से साधना शक्ति बढ़ाने के केवल 2 ही तरीके थे, ची विधि द्वारा अपनी डोची को रूपांतरित करना और औषधीय गोलियों द्वारा डोची को बढ़ाना। हालांकि जियाओ यान के पास एक तीसरा तरीका भी था। उसने ज्वाला मंत्र के विशेष गुणों के माध्यम से एक दिव्य ज्वाला का सेवन किया और उस दिव्य ज्वाला की शक्ति को अपनी डोची में समाहित कर लिया। जैसा कि जियाओ यान ने कहा था, ज्वाला मंत्र एक परमाणु रिएक्टर की तरह स्वर्गीय ज्वालाओं को भस्म कर देता था, शरीर के भीतर उन पर नियंत्रण बनाए रखता था और उनकी ऊर्जा का दोहन करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हैवी जुबान रूलर के साथ फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का अभ्यास करने से वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने की दक्षता में सुधार होगा। शायद मैं थोड़ा और आगे बढ़कर बोनचिलसिल ज्वाला के और अधिक अंशों को भस्म कर सकता हूँ। शियाओ यान के शरीर में अब घने सफ़ेद ज्वाला के 3 धागे मौजूद थे। एक तरह से शुनेर का यही मतलब था जब उसने कहा था कि शियाओ यान की प्रतिभा आखिरकार निखर उठी है। कहावत है, शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है। जैसे ही उसे ज्वाला का एक अंश मिला, यह मानो एक नई शुरुआत थी। अस्थि शीतल ज्वाला को अवशोषित करने की उसकी गति तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि वह सही समय न आ जाए जब वह अस्थि शीतल ज्वाला को पूरी तरह से आत्मसात कर ले। कुल प्रमुख शियाओ, छोटे भाई शियाओ यान की साधना प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। इस बार हम शायद एक असाधारण रूप से खूंखार कुलीन विशेषज्ञ के उदय के साक्षी बन रहे हैं। याफी की खूबसूरत आंखें चौक में खड़े काले वस्त्र पहने युवक पर टिकी हुई थीं, उनकी निगाहों में एक सूक्ष्म संकेत छिपा था। मितेर वंश के जियामा साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक वंश बनने का कारण ये था कि उनके बीच कभी एक दाव सम्राट हुआ करता था, और अब मितेर वंश को अपने संरक्षक के रूप में एक दाव सम्राट की सख्त जरूरत थी। शाओ यान धीरे धीरे ऊंचे चबूतरे से नीचे उतरी और शुनेर की ओर चली गई। सामान्यतया हर योग्य कुल सदस्य को अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक मुकाबले में भाग लेना अनिवार्य था। हालांकि उसकी साधना के स्तर को देखते हुए उससे लड़ना अपमान को न्योता देने से कम नहीं था। जियाओ यू का दुखद अनुभव अभी भी उनके मन में ताज़ा था। शाओ निंग ने अपनी बहन शाओ यू को मुट्ठी भींचते हुए देखा और फुसफुसाते हुए कहा, बड़ी बहन, न केवल छोटे कुल के मुखिया का साधना स्तर ऊंचा है, बल्कि उनकी दाव तकनीकें भी बहुत शक्तिशाली हैं। बेहतर होगा कि तुम उन्हें पहले की तरह उकसाओ मत। अगर तुमने सच में छोटे कुल के मुखिया को नाराज कर दिया तो दादाजी भी तुम्हारी ओर से कुछ नहीं कह पाएंगे। शाओ यू अचानक वास्तविकता में लौट आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाओ यान कैसे दोउची की साधना और दोउ तकनीक का अभ्यास दोनों के लिए समय निकाल पाता है। क्या उसके पास दिन में 25 घंटे होते हैं? शाओ यान ने अपने सामने खड़ी सुंदरी को देखा और भौहें उठाकर कहा, शुनेर की साधना में काफ़ी सुधार हुआ प्रतीत होता है। शुनेर ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसकी हल्की हंसी चांदी की घंटी की तरह झंझना रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इस साल शियाओ यांगेगे से ज़्यादा मजबूत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यांगेगे सबको इतना बड़ा झटका देंगी। शुनेर हमेशा अपनी साधना की गति को दबाकर रखती थी और जानबूझकर शाओ यान से थोड़ा पीछे रहती थी। इस साल जब वह वयस्क हो गई तो उसकी आंतरिक शक्ति ने उसकी साधना को बहुत बढ़ा दिया। इसलिए वह 5वें स्तर की दो साधक बन गई। वह सोच रही थी कि शाओ यान को बिना बुरा लगे यह बात कैसे समझाए। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान भी एक साल में 3 सितारे ऊपर चढ़ जाएगा। इससे वह सचमुच हैरान रह गई। शुनेर ने अनुमान लगाया कि उसे बाहर कोई अवसर मिल गया होगा। शाओ यांगेगे दो प्रैक्टिशनर बनने के बाद ची विधियों का महत्व बढ़ जाएगा। मैंने देखा है कि आपकी डो ची का स्तर अभी मुश्किल से उच्च स्तरीय हुआंग श्रेणी तक पहुंचा है। मेरे पास अग्निगुण वाली उच्च जुबान ची विधि है जो आपके लिए बहुत उपयुक्त होगी। शुनेर ने चुपके से एक ची विधि की पुस्तिका निकाली और उसे सौंपते हुए कहा। हालांकि जियाओ कबीले ने हरिकेन चैंट नामक एक उच्च जुबान श्रेणी की ची विधि की नीलामी की थी, लेकिन यह वायु तत्व की थी और जियाओ यान के जन्मजात अग्नि तत्व के लिए उपयुक्त नहीं थी। जियाओ कबीले में उच्चतम श्रेणी की अग्नि तत्व वाली ची विधि उच्च स्तरीय हुआंग श्रेणी की थी,
इसलिए जुनेर ने गलती से सोचा कि जियाओयान जियाओ कबीले से इस ची विधि का अभ्यास कर रहा है। शाओयान का दिल खुश हो गया जब उसने शुनेर के गालों को चुटकी भरते हुए हंसते हुए कहा, अरे वाह, लगता है अब मुझे अमीर मिस शुनेर का सहारा लेना पड़ेगा और मैं उनका आश्रित बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मकान मालिक के परिवार के पास भी अतिरिक्त भोजन नहीं है। ऐसे में शियाओ यानगे जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को रखने का खर्च उठाना तो दूर की बात है। हा, शुनेर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ अच्छा मिला है। बस अभी तक मुझे ची विधियों को बदलने का मौका नहीं मिला है। शियाओ कबीले में हंसी और खुशी के माहौल के बीच अंततः युवावस्था में प्रवेश का समारोह संपन्न हुआ। एक बार फिर शियाओयान का नाम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वुतान शहर में गूंज उठा, यहाँ तक कि शाही राजधानी में स्थित नालन हवेली तक भी इसकी चर्चा हुई। इस समय शियाओ कबीले को इस बात का बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि उनके खिलाफ एक साजिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। पिताजी, ये मास्टर लियूशी हैं, जो प्रथम श्रेणी के कीमियागर हैं। एक जगमगाते हॉल में जिया लियो ने अपने बगल में एक युवा रसायनज्ञ का परिचय दिया। हॉल में न केवल जियाली कबीले के उच्च सामुदायिक सदस्यों की वेशभूषा में, बल्कि आओबा कबीले की वेशभूषा में भी कई लोग मौजूद थे। शाओयान की वजह से जियाली कबीले और आओबा कबीले ने शक्तिशाली शाओ कबीले को अपने राज्य में मिलाए जाने से खुद को बचाने के लिए एक पूर्ण गठबंधन बनाया था। लियूशी के आगमन पर दोनों कुल प्रमुख जिया लीबी और आओबापा उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से विदा हो गए। मास्टर लियूशी वास्तव में असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। हे, मास्टर लियूशी के यूनिट तो एक मामूली सियाओयान क्या है। लियूशी ने अपना पंख खोला और धीरे से कहा, केवल डूची का अभ्यास करना तो केवल वैध कार्य है। केवल रसायन विद्या में विशेषज्ञ व्यक्ति ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं।